हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से जो मैं क्लास कराने जा रहा हूँ आपको, उसकी शुरुआत पॉलिटी से होगा। और जैसे ही हमारी पॉलिटी का क्लास समाप्त हो जाएगा, अर्थात हम लोग जब पॉलिटी का ऑल चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स करने का प्रयास करेंगे। बट हम लोग जो आज से जो क्लास शुरू करेंगे वह पॉलिटी का आपका रहेगा। और हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है वह बिहार एसआई अर्थात दरोगा का एग्ज़ाम, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम और बीपीएससी 70वीं पीटी का एग्ज़ाम। कहने का मतलब है जितने भी ऑब्जेक्टिव स्तर के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह नोट्स और यह क्लास बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बट इसके लिए आपको इसको अच्छे से करना होगा और समझ कर इसके फैक्ट को आपको याद करना होगा। बट एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप किसी फैक्ट को जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वह कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को हम लेकर चलेंगे और मेरा अधिकतम प्रयास होगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर दे सकें। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटी का क्लास शुरू करते हैं और यह हमारा फर्स्ट क्लास होगा और धीरे धीरे हम लोग पूरा पॉलिटी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास आज हमारा यह पहला चैप्टर है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैक में जाएंगे कि 1757 और 1757 के प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो उसके बाद अपनी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए और यही एक्ट भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब इन दोनों लड़ाइयों के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी शासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए और यही एक्ट धीरे धीरे हमारे संवैधानिक विकास की अर्थात भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बन गई। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास दो स्तर पे हुआ। पहले स्तर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय, अर्थात आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 से 1853 ईस्वी तक जो एक्ट आया वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, जबकि 1858 से 1947 के बीच में जो भारतीय शासन अधिनियम का एक्ट आया वह ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत आप देखेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट हो गया, 1786 का अधिनियम हो गया, 1793 का चार्टर एक्ट हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट हो गया, 1833 का चार्टर एक्ट हो गया, 1853 का चार्टर एक्ट हो गया। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने चार्टर एक्ट पारित किए तो आपका आंसर होगा 4। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, उसके बाद 1857 में एक विद्रोह होता है जिसको हम 1857 का विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और जब अपने हाथों में ले लिया तो जो 1857 के बाद जो एक्ट पारित हुए उसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। जैसे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम,
1861 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का शासन अधिनियम, 1919 का शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और लास्ट जो बचता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इतने को हम देखने का प्रयास करेंगे। जितने एक्ट हमने आपको बताया इसको आगे हम लोग एक एक करके अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस एक्ट का देखिएगा कि व्यापक महत्व था। अब क्यों महत्व था इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयास की यह शुरुआत थी। कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहली बार प्रभावी नियंत्रण जो स्थापित करने का प्रयास किया गया वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ। तो यहाँ आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का शुरुआत किस एक्ट या अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तथा इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो कंपनी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो गया था। तो कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था और एक अच्छे प्रशासन मतलब देना था, तो इन तमाम चीज़ों के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इसके तहत महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है। पहला, 1773 के एक्ट में भारत में पहली बार कंपनी के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट है कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आप देखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल में जो गवर्नर था उसको सिर्फ बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, जनरल शब्द उसमें नहीं इंक्लूड था। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन 1773 के पहले बंगाल का गवर्नर मतलब जो होते थे, तो आपसे पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि जब वह इंडिया आया था तो एक साधारण सा क्लर्क था, परंतु अपनी योग्यता के बल पे वह बंगाल का गवर्नर तक बन गया और बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर था वह। अब थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को विदेश नीति में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब एक चीज़ देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, तो आप कहेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक चीज़ के लिए नियंत्रण दिया, विदेश नीति। बाकी चीज़ में मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर अपना इंटरनल डिसीजन ले सकते थे, लेकिन विदेश नीति को लेकर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। आप देखिए चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए पहला गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। आपसे अगर कभी पूछे कि कौन ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग पांचवा एंड नेक्स्ट पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा कि जो पांचवा पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे, 4। अब कौन कौन था, तो जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मानसन, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड बारवेल। अब आपसे एग्जाम में वो पूछेगा कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में
4 सदस्यों को शामिल किया गया था। तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपसे नाम नहीं पूछेगा कि कौन कौन सदस्य थे, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कितने मेंबर होते थे। तो आपका आंसर होगा 4। हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखने का प्रयास किया और आपका एक एक्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसके आगे का फैक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि 1773 के एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। अब आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, तो आपका आंसर होगा 1773 के एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन पूछेगा कि कब किया गया, तो आपका आंसर 1774 हो जाएगा। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसको पारित कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में जाकर हुआ। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1773, बट पूछेगा कि कब किया गया, तो आपका आंसर होगा 1774। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसका एक क्वेश्चन जो बार बार आता है कि जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया, तो सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये बार बार बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसके अलावे जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग गलत हो गया है, ज के ऊपर होगा, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। यदि आप इसको याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। कभी आपसे मिलाने के लिए पूछेगा कि कौन इसमें से नहीं था। जैसे 1774 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो कौन इसमें से जज नहीं था, ये 3 आपको दे देगा, एक नाम और कोई दे देगा आपको। तो यदि आपको याद होगा तो फिर आप इसे आंसर कर पाएंगे। अब देखिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था, तो इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने, उपहार, रिश्वत लेने पर पूर्ण रोक लगा दी गई। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस एक्ट के तहत कर्मचारियों के निजी व्यापार करने, उपहार और रिश्वत लेने पर पूर्ण रोक लगा दी गई, तो आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ थे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे लगभग आपका हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे। आप इसको दोबारा भी देखकर अच्छे से कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। वैसे तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है महत्वपूर्ण, बट इसको आप देख लीजिए थोड़ा बहुत कि इसको लाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना तथा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करना था। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब एक एक्ट के बाद दूसरा एक्ट आता था तो इसका मतलब ही होता था कि जो पहले एक्ट में कमियां रह गई है उसको सुधार करना और आगे क्या होना चाहिए उसको ऐड कर देना। तो कोई भी नया एक्ट आएगा तो कुछ पीछे वाले की गलतियां को सुधारेगा और कुछ नए सुधार को जिसकी आवश्यकता है उसको ऐड कर लेगा। तो इस एक्ट का एक मुख्य इम्पॉर्टेंट जो रोल था यही कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करना था। अब देखिए इसके अधीन एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोलकाता की सरकार अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा हेतु भी विधि बना सकती थी। इस
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यह। तो आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा हेतु भी विधि बनाने का आदेश दे दिया गया। तो आप कहेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस एक पॉइंट को आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे। अब हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुछ पॉइंट इसमें। अब देखिए, किसी भी एक्ट को लाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या था लाने का? तो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करना था। मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी ब्रिटिश संसद कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण। अब इसके अंदर देखिए क्या किया गया। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए और बेहद इम्पॉर्टेंट है, पहला पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, पृथक्करण। अब कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय दो काम करती थी, एक व्यापारिक कार्यों को भी देखती थी और राजनीतिक मामलों को भी देखती थी। तो इन दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन कर दिया गया। अब देखिए, व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए देखने के लिए कर दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। एक प्रकार से द्वैध शासन की स्थिति उत्पत्ति हो गई यहाँ पे। मतलब व्यापारिक कार्यों को कौन देखेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, और राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो आपका आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब देखिए नेक्स्ट जो एक्ट आता है 1786 का अधिनियम। इसको आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से छोड़ भी सकते हैं, बट एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो हो सकता है कि आजकल एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जा रहे हैं जो ना पूछा जाना चाहिए, तो हो सकता है पूछ भी दे। इसीलिए आप इसको भी ध्यान रखें कि 1786 के अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था कि गवर्नर जनरल को मतलब विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने का मतलब खुद को अधिकार दे दिया गया। मतलब उसको अधिकार दे दिया गया कि अपने मतलब जो उसकी गवर्नर जनरल का जो मतलब एक तरह के कार्यकारिणी परिषद था, उसके निर्णय को यह रद्द करके अपना निर्णय लागू कर सकता था। तो इस एक्ट को लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य एक यह था कि कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में इंडिया भेजना चाहती थी सरकार, और कॉर्नवालिस क्या चाहता था कि यह गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियों को मतलब हासिल करना चाहता था। तो कॉर्नवालिस के लिए यह एक्ट लाया गया कि विशेष परिस्थिति में यह अपनी परिषद के डिसीजन को रद्द करके और खुद का निर्णय को लागू कर सकता है। मेन उद्देश्य था कॉर्नवालिस को खुश करना। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत बस एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछेगा किस एक्ट के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1793 के चार्टर एक्ट। अब यहीं पे आप समझ लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 4 चार्टर एक्ट लाया गया। 1793, 1813, 1833, 1853
जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आप यहाँ समझ लीजिए कि आपसे पूछेगा कितने चार्टर एक्ट लाया गया, तो 4, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ देख लीजिए कि जब शुरू में जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों के लिए कंपनी को जो व्यापार करने का अधिकार दिया गया, तो उस समय यह कहा गया था कि 2 वर्ष की नोटिस, मतलब पहले नोटिस देकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। बट जेम्स प्रथम जब राजा बना तो वह अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब देखिए आगे देखते हैं। आप तो इसको समझ गए होंगे कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। अब हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था वह भारतीय व्यापार, मतलब कंपनी का जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, बाकी कोई भी वहाँ की कंपनी आकर यहाँ व्यापार नहीं कर सकती है। मतलब पूरी तरह एकाधिकार। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह दिया जाए कि एक रूम है, उस रूम में रहने का सिर्फ आपका ही अधिकार है, बाकी कोई उसमें नहीं आकर रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से केवल व्यापार कर सकती थी इससे पहले, 1813 के पहले। बट 1813 में क्या किया गया कि भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के और सारे एकाधिकार को मतलब कर दिया गया। मतलब चाय व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहने दिया गया, जबकि दूसरे शब्दों में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारी अधिकारों का पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। एक क्वेश्चन तो बहुत बार आए होंगे और शायद आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो मिला भी होगा आप लोगों को, लेकिन 1 लाख रुपया किया गया, लेकिन उस समय यह 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं हो पाया। इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन कभी आपसे यह क्वेश्चन पूछते कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष कब 10 लाख रुपए खर्च करने का बंद किया गया, तो यहाँ पर 1813 नहीं होकर 1833 हो जाएगा। 10 लाख कहेगा तब, लेकिन कहेगा कि किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए खर्च करने का शिक्षा पर प्रावधान किया गया, तो आपका आंसर होगा 1813। अब देखिए इस चार्टर एक्ट के तहत जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आता है कि इस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। इससे पहले नहीं थी, आते थे लोग, लेकिन धर्म प्रचार करने के लिए इतनी मतलब उनको सहूलियत नहीं प्रदान की गई थी। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में इनको छूट दे दी गई। आप लोग 1813 का चार्टर एक्ट समझ गए होंगे शायद, और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो टोटल 4 का 4 आप याद कर लीजिएगा, समझकर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे? जब इसके फैक्ट को हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा आपको। 1833 के पहले जो भी गवर्नर होते थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1833 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1833। चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब जो इंडिया के साथ चाय के साथ व्यापार पे एकाधिकार था
उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1833। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। और इसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। इसके तहत विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया। और प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था। यहाँ पे आप समझने का एक चीज प्रयास करिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। पूछेगा कब, तो आप कहेंगे 1833। लेकिन यही चीज आपसे पूछेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को पूरी तरह से मेंबर कब बना लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1853। आपको कहेगा कि कब चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, पूरी तरह से सदस्य नहीं बनाया गया, उसको सिर्फ शामिल किया गया था, तो 1833। लेकिन पूर्णतः उसको मेंबर के रूप में बना लिया गया, तब आपका आंसर होगा 1853। यहाँ इस फैक्ट को दोनों में अंतर समझिएगा। एग्जाम में आपसे पूछ देगा तो आंसर ऐसे ही टिक नहीं कर देना है, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर भारी पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति एक नंबर से जब फेल हो जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि एक नंबर का वैल्यू क्या था। तो इसलिए एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर तब आंसर करना है। अब आपसे पूछेगा कि जो प्रथम विधि सदस्य कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। ये तो सभी को पता भी होगा। अब नेक्स्ट फैक्ट देखने का प्रयास करते हैं। भारत में कानूनों के वर्गीकरण के लिए मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में पहला आयोग बना। देखिए, आपसे यह पूछेगा कि 1835 में जो पहला विधि आयोग बना, उसका अध्यक्ष कौन था, तो मैकाले था। इस फैक्ट को आप ऐसे याद करने का प्रयास करिएगा कि पहला जो विधि आयोग बना था, उसको अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो मैकाले को बनाया गया था। चाहे पूछेगा किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो अनेकों बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें इस क्वेश्चंस को नहीं पूछा गया होगा। इस एक्ट द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। अब देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1833। अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन आपसे पूछेगा कि दास प्रथा का कब उन्मूलन कर दिया गया, तब 1843 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि दासता को अवैध घोषित कर दिया गया कि सही नहीं है, लेकिन पूरी तरह से इसका उन्मूलन मतलब खात्मा कब किया गया, पूरी तरह से एकदम खात्मा, तो आपका आंसर होगा 1843 ईस्वी। आप देखिएगा कि 1843 में जब इसका उन्मूलन कर दिया गया, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इसको पूछने का जो मतलब क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में जिस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह 2-3 तरीके से हो सकता है कि किस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, तो आप कहेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन पूछेगा कि कब दास प्रथा को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1843। और पूछेगा कि जब दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस एक्ट की धारा 87 द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया गया एवं नियुक्तियों में भारतीयों के साथ धर्म, जाति एवं रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है, आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत
अब जो भी योग्य मतलब नियुक्तियां होगी उसमें योग्यता को देखा जाएगा, न कि यह देखा जाएगा कि वह किस धर्म का है, किस जाति का है, किस रंग का है। मतलब निष्पक्ष रूप से नियुक्ति करने का प्रयास किया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत नियुक्तियों में योग्यता को मापदंड बनाने की बात की गई, तो आपका आंसर होगा 1833। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि 1833 क्या किस धारा के तहत, तो 87, 1833 के 87 धारा के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब जो भी नियुक्ति होगी उसमें योग्यता को मापदंड बनाया जाएगा तथा किसी के साथ धर्म और जाति एवं रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जो हमने आपको पीछे भी बता दिया है कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना राशि 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। आपसे पूछेगा कि भारत में शिक्षा का प्रसार और बढ़ाने के लिए 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किस एक्ट के तहत कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1833। एक चीज आप यहां ध्यान दे लीजिए कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही यह लाया गया था कि इंडिया में ओपन प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी सिविल सेवा में। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सका। और यह प्रावधान कब लागू हुआ, तो 1853 में, जो हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस एक्ट को समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट आप लोग देख लीजिए जो छूट गया है कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट, जो कंपनी के द्वारा लाया गया, मतलब अंतिम था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को समाप्त कर अपने अधीन ले लिया था। अर्थात एक और चीज कि 4 चार्टरों में यह सबसे लास्ट चार्टर एक्ट था। चलिए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसके तहत जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि इसके द्वारा कार्यपालिका और विधायिक शक्तियों का सर्वप्रथम पृथक किया गया। यहाँ पे टाइपिंग गलती हो गया है, चार्टर होना चाहिए। इस चार्टर द्वारा, मतलब इस चार्टर एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों का सर्वप्रथम पृथक्करण, मतलब अलगाव किया गया। आपसे पूछेगा किस चार्टर एक्ट के तहत विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का अलग किया गया, तो आप बोलेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। अच्छा, एक चीज़ यहीं आप समझ लीजिए कि कार्यपालिका और विधायिका में अंतर क्या होता है। देखिए, कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई होते हैं। अस्थाई कार्यपालिका में सिविल सेवा के लोग आते हैं और अस्थाई कार्यपालिका में मंत्री लोग आते हैं। आप लोग समझ गए। कार्यपालिका में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक अस्थाई कार्यपालिका होता है जिसमें मंत्री लोग आते हैं, और एक अस्थाई कार्यपालिका होता है जिसमें सिविल सेवा के लोग आते हैं। तो कार्यपालिका जो मतलब विधान शक्तियाँ बनाई जाती है, मतलब कानून बनाई जाती है, उसको लागू करने का काम करती है। और विधायिका क्या करती है, तो उस कानून को बनाने का काम करती है। विधायिका जिस कानून को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण भारत में पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत पहली बार एक पृथक विधान परिषद की स्थापना किया गया, तो आपका आंसर होगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि इसके तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पूर्ण सदस्य बना दिया गया। हमने 1833 में पढ़ा
कि प्रथम बार विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। उधर हम लोग देखने का प्रयास किए हैं, लेकिन पूरी तरह से मतलब पूर्ण रूप से सदस्य कब बनाया गया, तो 1853। आपसे पूछेगा कि विधि सदस्य को पूर्ण रूप से मेंबर कब बना लिया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, तो आपका आंसर होगा 1853 का चार्टर एक्ट। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि इसके तहत कंपनी के उच्च पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ और सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति की शुरुआत हुई। आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत सिविल सेवा प्रतियोगिता में नियुक्ति की प्रक्रिया को ओपन कर दिया गया, मतलब ओपन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा, तो वह 1853 का चार्टर एक्ट के तहत, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। यह भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहली बार सिविल सेवा का परीक्षा इंडिया में कहाँ हुआ था। एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे तो इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। आपसे पूछेगा सिविल सेवा का भारत में पहली बार एग्जाम कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद। तो यह बात तो आप समझ गए कि किस एक्ट के तहत पहली बार ओपन प्रतियोगिता के आधार पे नियुक्ति करने की अनुशंसा की गई, तो आपका आंसर होगा 1853 का चार्टर एक्ट। और इसके लिए किस समिति का गठन हुआ, तो मैकाले समिति का। कब हुआ, तो 1854। अब देखिए इस एक्ट में एक जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे कि यह एक्ट भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत करती है। मतलब पूछेगा कि किस एक्ट को ऐसा माना जाता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, तो वह 1853 का चार्टर एक्ट था। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करेंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो अधिनियम होगा, भारत सरकार अधिनियम 1898, वह कंपनी की शासन को समाप्त करके जब ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले लिया, तो उसके बाद जो अधिनियम पारित किया, जिसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से देखकर और समझकर और याद कर लीजिएगा। मैं जितना बता दिया हूँ, यदि इससे क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, यह आप समझ लीजिए। तो आप इसको बहुत ही बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे करेंगे, और अभी पूरी तरह से फैक्ट ही फैक्ट है, तो कॉन्सेप्ट आपको कम देखने को मिलेगा, बट आगे जैसे हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से देखिए और कीजिए, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाला वीडियो भी प्राप्त होगा। तो थैंक यू आप लोग को वीडियो देखने के लिए।